अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। मैं हूं डॉक्टर कशिश शाह और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है ओबेसिटी, मोटापा, वज़न का ज़्यादा होना। हमारे साथ मुखातिब हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, आगा खान हॉस्पिटल हैदराबाद। उसके साथ साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लम्स शामशोर एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो पहला आप मुझे ये ज़रा डिफ़ाइन करेंगे कि ओबेसिटी है क्या चीज़? हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा देखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोटापा, इसकी अगर आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो आम ज़बान में इसका मतलब ये है कि जिस्म में चर्बी का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का जन्म लेना। एक और डेफिनेशन या एक और तरीके से अगर इसको बयान किया जाए हमारी पब्लिक के लिए, तो अगर आपका वज़न आपके कद के मुताबिक ज़्यादा है तो भी हम इसको कहते हैं कि ये मोटापे की डेफिनेशन में आता है, जिसको हम कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इस बीएमआई को ज़रा आप डिफ़ाइन करेंगे ये क्या चीज़ है? क्योंकि ये एक न्यू चीज़ मुझे लग रही है, लोगों को इतना पता नहीं है इस बारे में। अच्छा देखिए, बीएमआई का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई शख्स आता है हमारी क्लिनिक्स में, तो हम उसकी हाइट को पहले मेजर करते हैं और उसके साथ साथ उसके वज़न को चेक करते हैं वेट मशीन पे। और इसको फिर हम मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू या स्पेसिफिक फार्मूले के थ्रू हम चेक करके एंटर करते हैं। और हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग, उनका अगर हम कैलकुलेशन के बाद देखते हैं कि बीएमआई 23 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो वज़न की ज़्यादती का शिकार है। उसमें भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, क्या वो 27 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है, तो उनकी कैटेगराइज़ेशन उसी के अकॉर्डिंगली जो है ओबेसिटी 1, 2, 3 क्लासेस में की जाती है। अच्छा, इस ओबेसिटी के कॉज़ेज़ क्या हैं? अच्छा देखिए, क्यों ये इतना क्यों रैपिडली पाकिस्तान में इतना क्यों रैपिडली बढ़ रहा है? अगर मैं ये बात कहूँ कि ये पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, तो ये शायद मुनासिब नहीं होगा। ओबेसिटी या मोटापा दुनिया भर में इसकी शरह तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। नॉट इवन पाकिस्तान, आपका मिडिल ईस्ट में भी देख सकते हैं आप, जो है यूएसए, यूके में भी इसकी शरह को देख सकते हैं, तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स का एक रोल होता है कि यानी कि अगर आपके ख़ानदान में किसी का वज़न ज़्यादा है, तो वो भी आपकी वज़न की ज़्यादती का शिकार बन सकते हैं। इसके साथ-साथ जो आजकल के जो दौर में हमारा रहन-सहन है, हमारी खुराक है, वो टोटली चेंज हो चुकी है। हम टोटली एक तरह की रोबोटिक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यानी कि हमारा वो चलना-फिरना जैसे एक दौर में किया जाता था, बच्चों का बाहर खेलना, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ वालिदैन को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमने बच्चों को इन चीज़ों से नहीं बचाया, तो आगे चल के इनके लिए मुसीबत। हार्मोनल ट्रीटमेंट कौन से इस तरह होंगे, चेकअप्स? अच्छा देखिए, हार्मोनल चेकअप अगर बात की जाए ना, तो वो तो डिपेंड करता है मरीज़ की हिस्ट्री क्या है। लेट्स सपोज़ अगर मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास, वो है थायराइड डिसऑर्डर। हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी जिसमें में थायरॉक्सिन हार्मोन की जब डेफिशिएंसी होती है, तो वो एक वजह बनती है वज़न की ज़्यादती का। इसी तरीके से ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको शायद अगर हम इग्नोर करेंगे, तो ये भी ऐसी चीज़ है कि वज़न का बढ़ना पीसीओएस को वर्स कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। और फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम। अगर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक पेशेंट को जिसे हम ओबेसिटी के लिए क्लिनिक में लेकर आया गया था मेरे पास, और अनफॉर्चुनेटली उसका जिस्म के अंदर स्टीरॉइड्स हार्मोन्स एक्सेस, यानी इसको कुशिंग सिंड्रोम निकला था। तो ये वो हार्मोन्स हैं जो कि शायद कभी भी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट करने से पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी होती है इन हार्मोनल प्रोफाइल को देखने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त हमें बातें बताई जिसका शायद हम अपनी डेली लाइफ में इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हार्मोनल चीज़ें हो गई या जेनेटिक्स में जैसे, या बच्चों का स्क्रीन टाइम जैसे आपने हमें बताया। तो इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे में या हमारे बच्चों में मोटापा आ रहा है या बढ़ रहा है? इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं या कैसे पता चलेगा इसका? जी बिल्कुल, अलामात जो है ना, अक्सर इसमें गर्दन के पास ब्लैक कलर के स्किन पिगमेंटेशन का डेवलप होना, जिसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स। ये अलामात जो होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को।
और ये अगर किसी का वज़न तेज़ी से बढ़ता चला जाता है तो ये चीज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके साथ-साथ हड्डियों में दर्द का आ जाना, और इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उनको अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर कोई थायराइड प्रॉब्लम से ताल्लुक़ रखता है तो उनको गर्दन के आगे स्वेलिंग भी कभी-कभी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। अगर कोई स्टीरॉयड कॉर्टिसोल एक्सेस यानी कुशिंग सिंड्रोम होता है तो उनके पेट पे स्ट्राइड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उनका चलना-फिरना, सीढ़ियों पे चढ़ना या उठ के खड़े होने में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। सांस में प्रॉब्लम। एग्ज़ैक्टली, साँस में प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मैं अगर कहूँ तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, या दूसरी ज़बान में अगर मैं कहूँ तो ये शायद एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस इसकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने डार्क पैचेस का ज़िक्र किया कि जो बॉडी के एल्बो पे आ जाते हैं और नेक पे आ जाते हैं। इवन हमारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे भी ये काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि ओबीज़ होते हैं और उनको ये डार्क पैचेस बॉडी पे हो जाते हैं। तो हमारे पास उनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कार्बन लेज़र पील या पील्स हम उनकी करते हैं। तो ये भी काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें? ये देखिए, बात वही है ना कि कोई भी ट्रीटमेंट कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी बुनियादी वजह को ट्रीट किया जाए। अगर आपने वज़न को कंट्रोल नहीं किया ना, तो शायद ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती हैं। फिर मे बी शायद वो मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ कि अगर कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और वो ये समझता है कि मेरी शुगर हायर है, लेकिन मेरी बाकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, यानी मेरी आँखों का धुंधलापन ख़त्म हो जाए और मुझे जिस्म पे यूरिन ज़्यादा ना आए, और इसके साथ-साथ मुझे और जीआई डिस्टर्बेंसेस के प्रॉब्लम ना हो, तो ये नामुमकिन है। शुगर ठीक होती है तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं, मोटापा ठीक होगा तो बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक होना शुरू हो जाती हैं और इलाज भी कामयाब हो जाता है। अच्छा। अगर पीसीओएस के लिहाज से सिर्फ हम बताएँ, तो मैं समझता हूँ सिर्फ पीसीओएस नहीं, हर वो शख्स जिसका वज़न उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है या उसकी हाइट के मुताबिक ज़्यादा है, उनको तो हेल्थी लाइफ़स्टाइल में अपने दिन के आगाज़ से ही एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपनानी चाहिए। जैसे कि सुबह बिफ़ोर ब्रेकफ़ास्ट कोशिश करें 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, जो कि रिकमेंडेड है। इसके साथ-साथ उनको चाहिए कि अपने नाश्ते में भी कोई ऐसी चीज़ें जो कि बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ-साथ जूसेस, फ्रेश जूस, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल तो मैं समझता हूँ कि एक रूटीन सा बन गया है कि जो कि नाश्ते में एक ज़रूरी समझा जाता है, उसको ख़त्म करना चाहिए। मिल्क का इस्तेमाल करें, इसके साथ-साथ एक हेल्दी किस्म के अपनी क्या कहते हैं डाइट में एग, बॉइल्ड एग, ऑमलेट, प्रोटीन की इनटेक प्रोटीन्स का ज़्यादा बढ़ा। इस्तेमाल। एग्ज़ैक्टली। पराठे तो देखिए बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको हम कम ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। ऑलिव ऑयल बहुत बेहतर है अगर। बिल्कुल, अगर आजकल तो आपको भी पता है कि महंगाई है, तो उसमें भी अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है तो ऑलिव ऑयल तो बहुत ज़बरदस्त है। अदर देन दिस लंच में भी थोड़ा-सा ये है कि जो हम बिरयानी का इस्तेमाल, मैं समझता हूँ कि एक ज़रूरत बन गई है शायद लोगों की कि फ्राइडे वाले दिन तो बिरयानी होना ज़रूरी है, वो ख़त्म होना चाहिए। डेली लोग राइस का इस्तेमाल अब मैं देखता हूँ कि करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट इंटेक जितना कम किया जाए। इसके अलावा जो हमारे क्या कहते हैं जूसेस का इजी टू एक्सेस हो गया है ना। जैसे अगर कोई घर से ऑफिस जा रहा है तो वो नाश्ता ना करके जाता है, ना लंच ना क्या, वो ऑफिस जाके बिरयानी खा लेता है प्लेट भर के। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, मतलब ये एक बिरयानी जो है ना, मैंने कहा ना कि डेली का रूटीन बन गया कि लंच में जो है ना बिरयानी, समोसे, पकोड़े, ये तो। ये चीज़ें तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन सी हो गए हैं हमारी रूटीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आजकल एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है कि 20 केजी वजन कम हो रहा है। कोई हाइप एक सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में एक आई हुई है इंजेक्शन, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, इंजेक्शंस तो आई थिंक 2017 में ये अप्रूव हुए थे और हमारे मुल्क में तो इसकी अवेलेबिलिटी भी कई सालों से थी। बट खुशकिस्मती से कि अभी रिसेंटली काफ़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है वेट लॉस में। ये वेट लॉस मैं समझता हूँ कि शायद 2-3 महीने में तो नहीं होता, बट ये ग्रेजुअल वेट लॉस होता है। बस ये समझिए कि किसी का 3 महीने में कुछ वेट लॉस आ जाता है, किसी का 6 महीने में लॉस आ जाता है। बट डिपेंड करता है कि कौन इसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है और उसके साथ अपनी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन कितना करता है। बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, मैं समझता हूँ कि हमारे तो काफ़ी पेशेंट इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अच्छा, ये डायबिटिक पेशेंट को ही हम दे सकते हैं या नॉन डायबिटिक भी इसको यूज़ कर सकते हाँ, हैं? देखिए ये बड़ा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर ये लोग पूछते भी हैं। देखें, इसकी इंडिकेशन दोनों में ही है, यानी कि वो मरीज़ जो कि
शुगर के हैं वो जो कि शुगर के नहीं, दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, डोजेज़ में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उसमें हमें थोड़ा-सा सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना पड़ता है, उनकी पुरानी मेडिकेशंस को भी बड़ा देखना पड़ता है कि अगर उसमें कोई चेंजेज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम चेंज करके उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनमें तो हम कभी-कभी इसकी डोज़ बढ़ा के भी लेके चले जा सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो मैं समझता हूँ पैनाडोल का भी है। अगर मैं ये कहूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये गलत होगा। साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो शायद मोटापे के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें वज़न ज़्यादा होने की वजह से कैंसर भी हो जाता है, रिसर्च तो ये भी कहती है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से दिल का दौरा, फ़ालिज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो मैं समझता हूँ कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द इंजेक्शंस। इंजेक्शंस के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि रेयर हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो शायद जीआई डिस्टर्बेंस जैसे कि उल्टी, मतली का कंप्लेन करते हैं अक्सर लोग, जिसको हम एड्रेस करते हैं टाइमली मेडिकेशंस के साथ। उसके बाद फिर बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि शायद ना होने के बराबर, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस, लबलबे पे सोजिश आ जाना या मेडुलरी थायराइड कैंसर। ये वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा-सा प्रिकॉशनरी तौर पे मरीज़ से पहले पूछना पड़ता है कि क्या आपको या आपके ख़ानदान में किसी को इस तरह की बीमारी है? किसी को अगर पित्ते में पथरी की शिकायत है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले से मालूम होनी चाहिए और इसके साथ-साथ पेशेंट को इन चीज़ों के बारे में आगाह करना चाहिए। लोगों के बड़े मिथ हैं इस चीज़ को लेकर के ये इंजेक्शन बंद करने से ये वापसी वेट गेन हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? मैं अगर सवाल करूँ, क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद कर सकते हैं किसी मरीज़ की? वो तो लाइफ टाइम होती है। तो इसी तरीके से क्या अगर वज़न कम करने की दवाई आप बंद कर देंगे तो उसका तो वज़न बढ़ना ही है ना, जैसे ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। तो क्या ये पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रखना है? ये मरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मरीज़ चाहता है कि वो सारी ज़िंदगी ये दवाइयाँ ना इस्तेमाल करे, तो उसको चाहिए जब एक दफ़ा वो अपना वज़न कम कर ले, उसके बाद उसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, जैसे कि वज़न बढ़ने की वज़ह से ब्लड प्रेशर, वज़न कम होगा ब्लड प्रेशर ख़त्म। वज़न बढ़ने की वज़ह से अगर उसको शुगर हुई है, वज़न कम किया, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ उसकी ख़त्म हो जाएगी। जब एक दफ़ा वो अपना वेट मेंटेन कर ले, देन उसको चाहिए कि अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करके वो बगैर इंजेक्शन के भी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, ये इंजेक्शंस के बारे में आपने हमें बताया, तो ये काम किस तरह से करता है और किन डॉक्टर्स के पास इन पेशेंट्स को जाना चाहिए? अच्छा देखिए, इस इंजेक्शंस के जो काम करने का तरीका यही है कि ये आपके ब्रेन में जाके जो आपका भूख का सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं सैटिस्फैक्टरी सेंटर, वहाँ जाके आपकी भूख को कम कर देता है। इसके साथ-साथ ये आपके जो बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम होती है और इसी की वजह से अक्सर लोगों को उल्टी मतली की भी शिकायत आ जाती है। इसके साथ-साथ ये आपकी बॉडी में इंसुलिन के काम को बेहतर करने के लिए मदद करता है, इंसुलिन के फंक्शंस को भी बेहतर करता है और इसके साथ-साथ जो आपकी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि जिगर, हार्ट, किडनीज़ और इसके साथ-साथ जो आपके ब्रेन्स के मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाके अपने अफेक्ट्स को स्टार्ट करा के वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो लोग जो कि जिगर पे चर्बी का शिकार होते हैं, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर और आजकल उसको कहा जाता है मैश के नाम से भी जाना जाता है, मेसल्ट के नाम से भी जाना जाता है, मुख्तलिफ नामों से तो वहाँ जिगर की चर्बी भी कम करता है। हार्ट की प्रोडक्शन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, किडनीज़ को बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। इवन वो लोग जिनका किडनीज़ का फंक्शन कमज़ोर हो, वहाँ पर भी उनको यूज़ किया जा सकता है इन इंजेक्शंस को। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि किसके पास जाना चाहिए इस इंजेक्शन और ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उसमें जो है आपने कोशिश ये करनी है कि पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ उनका रिव्यू होना ज़रूरी है, ताकि वो देख सके कि क्या जो वज़न की वजह है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसको एड्रेस करती है और देन फिर हम उसकी ट्रीटमेंट का फ़ैसला करते हैं कि क्या ये हमारे मरीज़ से हैं, ये इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट्स हैं या नहीं हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत से हमारे मिसकंसेप्शंस क्लियर किए, इंजेक्शन को लेके, हार्मोनल चेंजेस को लेके। कोई ऐसा मैसेज जो एंड में आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उन्हें मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इलाज की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारी हमदर्दी की भी ज़रूरत है, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो जब अपना इलाज करवाएँ तो उनको एक ऐसा सपोर्टिव रोल मिले कि जिसकी वजह से वो अपने इलाज को भी कामयाबी के साथ जारी रख सकें। ना कि सिर्फ़ हम उनको टॉन्ट करते रहें, ना ही हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इस बात का एहसास दिलाते रहें कि आपका वज़न ज़्यादा है
आप काम नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि एक उनके साथ हमदर्दाना रवैया रखें, तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलीम। चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।